नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में शासन के दो रूप, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शासन की वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री वे सभी कार्यों को करता है जो राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं, किए जाते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 वन के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के अन्य सहयोगी मंत्रियों का चयन अथवा मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो उसके बहुमत दल के नेता को सामान्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन किसी परिस्थितियों में अगर संसद में किसी भी दल विशेष को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे अधिक संख्या वाले दल को और वर्ग के दल के नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अथवा यूं कहें कि जब तक कि लोकसभा में सदन का बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर 5 वर्ष के लिए पद धारित करता है। प्रधानमंत्री के जहां तक कार्य दायित्वों की बात करें तो प्रधानमंत्री के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की 3 महत्वपूर्ण दायित्व, कार्य, कर्तव्य बताए हैं। इनमें से पहला है कि जो भी राष्ट्रपति को संघीय सरकार के समस्त प्रशासनिक निर्णय प्रस्तावों को अवगत कराने का कार्य प्रधानमंत्री का है। दूसरा कि मंत्रिपरिषद द्वारा अथवा मंत्रियों द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाना। और तीसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा चाहिए गई सूचना या परामर्श राष्ट्रपति को तदनुरूप उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री का है। वस्तुतः प्रधानमंत्री प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन की समस्त सरकारी जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं अपने मंत्रियों के माध्यम से उपयोग करता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन और संहारक के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री, जैसा कि अभी पहले बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 वन में प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति पद धारण की शपथ दिलाता है या नियुक्ति करता है। तो मंत्रिमंडल के गठन की बात हो या पुनर्गठन की बात हो या मंत्री पद पर किस व्यक्ति को रखना है, किस पद पर नहीं रखना है, ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करते हैं। अब प्रधानमंत्री इन अधिकारों का उपयोग कैसे करता है ये अलग स्थिति है। दल की स्थिति, उपलब्ध सदस्यों की वरिष्ठता, राजनीतिक अनुभव, दल के लोकसभा में, संसद में उसका स्पष्ट बहुमत, ये इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर मंत्रिमंडल में विधायिका के सदस्यों को स्थान मिलता है। तो महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व भूमिका के रूप में मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन, उसके संहारक के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। दूसरा है मंत्रिमंडल का संचालन और समन्वय करना। मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री अपनी इसकी बैठकों को आमंत्रित करता है, बैठकों की सूची निश्चित करता है, विषय सूची का निर्धारण करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के संदर्भ में अपना मार्गदर्शन, अपना पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य भी करता है। साथ ही साथ विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व प्रधानमंत्री का है, नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुख्य प्रवक्ता ही नहीं है, बल्कि वो साथ ही साथ एक नीति का निर्धारक भी है। आंतरिक या परराष्ट्रों के संबंध में जो नीति निर्मित की जाती है, निर्धारित की जाती है, उसमें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अग्रज भूमिका होती है, प्रधान भूमिका होती है। बैंक के, चाहे वो राष्ट्रीयकरण की बात हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो,
राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संदर्भों की बात हो, उससे विषय सभी नीतियों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय नीति निर्धारण का कार्य करता है। अगला बिंदु है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णयों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराने का प्रावधान है। इस प्रकार ये उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा चाही गई या जानकारी या सूचना या परामर्श के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में, एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण दायित्व कार्य है संसद और प्रधानमंत्री। सदन से संबंधित राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है। संसद के दोनों सदनों के नाम निर्देशन हेतु जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री ही सुझाता है। साथ ही हम यह कहें, सदनों को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। संसद के सम्मुख राष्ट्रपति का संदेश, प्रारंभिक भाषण प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, उसके पर्यवेक्षण के अनुसार ही संपादित और निष्पादित होते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अपने संसद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो राजनीतिक दल के मुखिया के साथ साथ वो राष्ट्र के मुखिया के रूप में भी वास्तविक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री प्रशासन या शासन के शासनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था के कुशल संचालन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। इसलिए प्रशासन संचालन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। महत्वपूर्ण पदों पर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां स्थानांतरण किए जाते हैं, वे समस्त अधिकार प्रधानमंत्री के ही होते हैं अथवा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किए जाते हैं। प्रशासन में समन्वय, कुशल संचालन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों मिलकर बजट को अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम ये कहें कि प्रधानमंत्री के सक्रियता से ही कुशल प्रशासन में अधिक सक्रियता, सहजता, सरलता देखने को मिलती है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री और आपातकालीन शक्तियाँ। ये तो हम कहें कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत बाहरी आक्रमणों से और आंतरिक अशांति होने पर, अथवा 356 में हम ये कहें किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के प्रावधान का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक बार प्रयोग होने के पश्चात वस्तुतः इन सभी दायित्वों की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री इन सभी कार्यों को प्रत्यक्षतः परोक्षतः अपने निर्देशन में संपादित करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री ही आपातकालीन स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य उचित तालमेल को स्थापित करने का कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री और राज्य प्रशासन। भारत जैसे संघात्मक राज्य में है, जहाँ केंद्र और राज्य परस्पर एक संघात्मक प्रवृत्ति में देखने को मिलती है, वहाँ प्रधानमंत्री संघ का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ राज्यों के साथ उचित तालमेल बनाए रखने का भी कार्य करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ जो विभिन्न केंद्र राज्य के मध्य आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के विषय हैं, खास करके वित्तीय अनुदान या वित्तीय सहायता के मामले हैं, वो प्रधानमंत्री राज्य प्रशासन को प्रभावित करता है, उनके संदर्भ में कार्य करता है। या हम यह कहें कि राज्य में होने वाले अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात प्रधानमंत्री संपूर्ण राज्य प्रशासन को अपने हिसाब से संचालित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री और आर्थिक नियोजन। देश के चहुमुखी विकास के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है, और इस आर्थिक नियोजन को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान तक जितने भी प्रधानमंत्री, मोदी तक प्रधानमंत्री हैं, वो सब ने आर्थिक नियोजन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के आर्थिक विकास को सशक्त बनाने और योजनाओं के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे संस्थाओं के गठन
किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आर्थिक नियोजन के कारण ही भारत में प्रधानमंत्री पद का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आर्थिक केंद्रीकरण की आर्थिक नियोजन के माध्यम से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। परिणामतः प्रधानमंत्री के पद की महत्ता और बनस्पत बढ़ने लगी है। संक्षिप्त में हम ये कहें कि आर्थिक नियोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री देश और राज्य को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करता है। आम चुनाव और प्रधानमंत्री। आम चुनाव और प्रधानमंत्री वर्तमान स्थिति में जब राज्यों में और केंद्र स्तर में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उसके व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतदाता संभावित प्रधानमंत्री को मद्देनजर रखते हुए किसी दल को समर्थन या उसको मत देने का मानस बनाता है। इसलिए प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, कृतित्व, उसकी कार्यशैली भी प्रधानमंत्री आम चुनाव को प्रभावित करती है, उसकी दिशा और दशा को प्रभावित करती है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हम 1984 से लेके वर्तमान तक की सरकारों के प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं उनके व्यक्तित्व, कर्तव्य, कार्यशैली से आम चुनाव प्रत्यक्षतः परोक्षतः प्रभावित रहे हैं। और अंत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रतिनिधित्व करना। आज हम ये कहें कि कोई भी देश एकांकी रूप से कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही साथ सभी राष्ट्र परस्पर एक दूसरे से प्रभावित, प्रत्यक्षतः परोक्षतः प्रभावित रहते हैं। या ये कहें कि दूसरे देशों के साथ व्यवहारिक, सामरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ करने और देश के हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री प्रमुख निर्णयकर्ता होता है और देश का प्रतिनिधित्व करता होता है। साथ हम इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि दो राज्यों के मध्य सीमा विवाद, परमाणु प्रसार, पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण, राजनीतिक शरण, मानवाधिकार, आर्थिक उदारीकरण, वाणिज्यिक समव्यवहार, विश्व शांति, ऐसे स्थायी मुद्दों के समाधान के लिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में वक्तव्य जारी करता है, नीति का निर्धारण करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्य हैं जिनकी व्यापक कार्य सूची बनाना संभव नहीं है। फिर भी हम कार्यों के संदर्भ में देखें कि जो भी राष्ट्र की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उनका संपूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, चाहे वो मंत्रिपरिषद के निर्माण और परिवर्तन से लेके राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय हों या राज्यों से संबंधित कोई विषय हो या संघ सूची से संबंधित कानून बनाने का विषय हो या संसद में कार्य अपना पक्ष प्रस्तुत करना हो या राष्ट्र की समस्याओं के समाधान की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को प्रस्तुत करने की बात हो या विभिन्न गंभीर राजनीतिक मुद्दों में तालमेल स्थापित करने की बात हो अथवा हम सामाजिक उत्थान हो या सामाजिक पिछड़ेपन के सुधार की बात हो या लोक प्रशासन में सच्चरता स्थापित करने की बात हो या देश की वित्तीय या सामाजिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं की बात हो, तो केंद्र राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों की बात हो, तो कहने का मतलब ये सारे विषय केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनको संपादित किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, प्रत्यक्षतः परोक्षतः अपनी भूमिका अदा की जाती है। प्रधानमंत्री को इन कार्यों की भूमिका अदा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय या हम प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री स्तर के एक राज्य मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। उनके सहयोग के लिए प्रधान सचिव होता है, साथ ही साथ दूसरे और भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे मीडिया सलाहकार, अतिरिक्त सचिव, सुरक्षा सलाहकार, कार्य निष्पादन, प्रबोधन या राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन इत्यादि से संबंधित विभिन्न विषय क्षेत्र के प्रशासनिक और पदाधिकारी सहयोगी कार्मिक होते हैं, जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को संपादित करने में आवश्यक सहयोग, सहायता, सलाह और परामर्श देने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।